नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए जो इकाई 6 है वो किसकी है? हिंदी उपन्यास की। इसमें पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। नाम से लगता है कि कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको उपन्यास की श्रेणी में ही रखा गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर देखें तो ये किसकी रचना है? ये पंडित गौरी दत्त की रचना है, देवरानी जेठानी की कहानी। इनके जन्म की अगर बात करें तो जन्म कहाँ हुआ? पंजाब प्रदेश के लुधियाना नगर में सन 1836 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किनका? पंडित गौरी दत्त का। रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीजगणित, रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग और शिल्प आदि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने फारसी और अंग्रेजी का भी विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। गौरी दत्त ने नागरी और अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, नागरी और उर्दू का स्वांग, देवनागरी गजट और नागरी पत्रिका नामक पत्र का संपादन तथा प्रकाशन भी किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, जो कि कब हुई थी? 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी से पूर्व ही सन 1892 में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन करके हिंदी प्रचार के इतिहास में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये देखिए, जिनके भी बारे में हम रचना कर रहे हैं, जिनकी रचना, उन लेखक के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की। इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1870 ईस्वी माना जाता है और मेरठ के एक लिथो प्रेस छापा खाना जीआई में ये प्रकाशित हुआ। ये आप जरूर ध्यान में रखिए। इस प्रेस को क्या कहा गया? छापा खाना जीआई। और ये कितना बड़ा उपन्यास है? ये छोटे आकार का उपन्यास है। इसमें केवल 35 ही पेज हैं, यानी 35 पृष्ठों की ये कृति है। डॉक्टर गोपाल राय व डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को क्या कहा है? हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। हिंदी उपन्यास कोश, जो कि 1870 से 1980 में रचा गया, इसके कोशकार कौन है? संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर। इन्होंने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हुए अपने कोश की शुरुआत किससे की है? देवरानी जेठानी की कहानी से की है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1870 ईस्वी से, यानी 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसी से अपने लेखन की, जिसमें हिंदी उपन्यास कोश जो इनकी रचना है, इसमें सबसे पहली रचना जो 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त की रचना थी, देवरानी जेठानी की कहानी, इसी से शुरुआत की है। किसकी? अपनी रचना की। इनकी रचना कौन सी है? हिंदी उपन्यास कोश। इसमें सबसे पहला उपन्यास इन्होंने किसको डाला है? देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है, हिंदी का पहला उपन्यास। गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है गोपाल राय की। इसमें क्या लिखते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी की रचना उपन्यास के रूप में नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। उनके अनुसार इस उपन्यास का मकसद स्त्री शिक्षा का विकास और आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना था। देखिए, ये वो समय काल था जब स्त्री शिक्षा के लिए समाज में संघर्ष किया जा रहा था। स्त्रियों की दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रयास चल रहे थे। तो ऐसे में इनका उद्देश्य क्या है? स्त्री शिक्षा का विकास और आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना इस रचना का मूल उद्देश्य माना गया है। इसी परंपरा में वामा शिक्षक, जो कि 1872 में आया, भाग्यवती 1877 में जो रचित हुई, इनमें भी इन्हीं विषयों को उठाया गया है। स्त्री उद्धार भारतीय नव जागरण का प्रमुख मुद्दा था, यानी स्त्रियों का उद्धार करना, उनकी दशा में सुधार करना, और इन्हीं विषयों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति इन कथा पुस्तकों में हुई है। ये किनके विचार हैं? गोपाल राय के विचार हैं। अब बात करते हैं कि इस देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले कौन है? सर्वसुख है। सर्वसुख उपन्यास का नायक है, जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है।
जिसकी मंडी में आड़त की दुकान है। देखिए यहाँ पर पात्रों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पात्रों के विषय में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कौन है? पार्वती। ये सर्वसुख की बड़ी बेटी जो कि दिल्ली में विवाहित है। सुखदेई ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। यानी इनके कौन है? 4 बच्चे हैं, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे लाल। ज्ञानो बड़ी बहू अर्थात जेठानी जो दौलत राम की पत्नी है। ज्ञानो कौन है? दौलत राम की पत्नी। तो ये आप ध्यान रखें कि दौलत राम कौन है? सर्वसुख का बड़ा बेटा है। यह लालची स्वभाव की है, जिसके कारण अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़काकर बंटवारा करवा देती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी जो छोटे लाल की पत्नी है, यह ज्ञानो अर्थात अपनी जेठानी की तरह लालची नहीं है। कन्हैया ये दौलत राम का पुत्र है। नन्हे ये छोटे लाल का बेटा है। मोहन ये छोटे लाल का छोटा बेटा है। शिवदयाल ये सुखदेई का बेटा है। सुखदेई कौन है? सुखदेई अभी हमने किया था कि सुखदेई ये छोटी बेटी है। बंसीधर कबाड़ी इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। डूंगर ज्ञानों का पिता जो एक गरीब बनिया है। तहसीलदार ये आनंदी का पिता है। तो यहाँ तहसीलदार कौन है? ये आनंदी के पिता हैं। राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है। दिल्ला पांडे ये पुरोहित है। मिसरानी ये दिल्ला पांडे की पत्नी है। मुंशी टिकट नारायण शहरी अमीर आदमी है। हर सहाय काबली ये भी शहरी अमीर आदमी है। अब जानते हैं कि इस उपन्यास की भूमिका में क्या लिखा गया है स्वयं लेखक के द्वारा। लेखक क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों यानी स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको ये निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली यानी या पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और ये बात बोली है कि जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष यानी या लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न ही सुनता है, अर्थात वास्तविक धरातल पर आधारित उनकी ये कथा है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है। देखिए इसका मूल कथानक है, उसमें क्या क्या बातें इन्होंने बताई है उसका चित्रण यहाँ है कि बनिए विवाह आदि में जन्म मरण और विवाह में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर हैं, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार होना चाहिए, यानी समस्या जो उठाई है उसका समाधान भी दिया है। स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, यानी कैसे होना चाहिए। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिखती हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जो आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है, यानी बनियों के घरों में होने वाली वास्तविकता को दर्शाया है। और जो मुख्य मुद्दे हैं वो जो यहाँ पर आए हैं, बच्चों की परवरिश, स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना, स्त्रियाँ घर में क्या काम करती है क्या नहीं करती, पढ़ी लिखी स्त्री करती है तो उसके क्या लाभ हैं, अगर अनपढ़ स्त्री करती हैं तो उससे क्या नुकसान है, वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी है। यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई कि मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200
पुस्तक मोल ली, यानी 200 पुस्तकों का पब्लिकेशन हुआ। और श्री मन महाराजाधिराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता कौन है? पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। यानी इस पुस्तक की रचना के लिए उनको 100 रुपये इनाम भी मिले। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के द्वारा। दया उनकी मुझ पर अधिक बित से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। ये किसकी पंक्ति है? पंडित गौरीदत्त की। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। इस उपन्यास के कथानक का केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। उपन्यास का उद्देश्य की अगर बात करें तो भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच को रेखांकित कर वह नव जागृत करना, यानी रूढ़िवादी सोच के उजागर किया और लोगों को उसके प्रति जागृत किया है। इस उपन्यास में स्त्रियों के बच्चों को पालन पोषण में चेचक का टीका न लगवाना और बच्चों को गहने पहनाने आदि के झगड़ालूपन, अंधविश्वास, अरुचि तथा उन्हें छोटी उम्र में बच्चों की आलोचना की गई है। बाल विवाह, यानी ये सारी चीज़ें जो उस समय नहीं हो रही थी, या कुछ जैसे टीका ना लगवाया जाना, बच्चों को गहने पहनाना, अंधविश्वासी उनके प्रति विचार रखना या उनके ऐसे काम करवाना जो अंधविश्वास से युक्त है, उनकी आलोचना की गई है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव, बंटवारा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या आदि पर संपूर्ण कहानी केंद्रित है। पढ़ी लिखी तथा अनपढ़ महिलाओं के गुण और दोषों का भी चित्रण इस कहानी में यानी इस उपन्यास में किया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की समीक्षा की अगर बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। यानी ये कौन सी जो पुनर्जागरण का समय है, किसके प्रति? नारी विषयक जो दृष्टिकोण है या नारी के जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यानी अशिक्षा की जो समस्या है उसको भी उजागर किया है। उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है जिसके 2 पुत्र दौलत राम और छोटे लाल तथा 2 पुत्रियां पार्वती और सुखदेई है। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी जो ज्ञानू है तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जो जेठानी है वह अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास और देवरानी की आलोचना करती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसीलिए हवेली से जाते समय वह 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे कितना भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में ये बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का भी प्रचलन नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्प आयु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था,
किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई में बिताने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह करवाया गया। और यही उस समय के समाज की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, बाल विवाह, विधवा विवाह या विधवाओं का पुनर्विवाह, तो ये या अल्प आयु में बच्चों का विवाह करवा देना, तो ये सारी वो समस्याएं थी जो इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर बात करें देवरानी जेठानी की कहानी के महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं इस उपन्यास के। यहाँ पर सर्वसुख लाल जो बनिया है उसके द्वारा कहा है कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और तट्टे मारेंगे कि फलाने के घर तुंगाइयों में लड़ाई हुई थी और उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी चहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3 तेरह कर दिया। ये 3 तेरह कर दिया यानी बिखेर दिया। किसकी बात है ये? सर्वसुख बनिए की। वह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्यदाता होगा क्योंकि इसके छीदे दांत है, चौड़ा गाधा है और हंसमुख है। ये किसका है? पुरोहित का। लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगह की माया मोह को छोड़ो। किसका कथन है? छोटे लाल का। मनुष्य को चाहिए जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए छाट हवेली गिरवा रख के वह दुकान में से 1000 2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए विवाह में लगाकर बिगाड़ जाते हैं। लाला सर्वसुख का कि बेफिजूल का जो खर्च है उस पर उनका ये कथन है। तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं करता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है। जागे लिठिया लोंडे का भाग है। ये सुखदेई की माँ कहती है। दौलत राम की जब सगाई की बात आती है तो वो सर्वसुख से कहती है सुखदेई की माँ। भगवान उते बेरी यहाँ भी चैन नहीं दे। ये शानो या ज्ञानो का ये कथन है। ज्ञानो बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और ये मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है। मेरा देवर सार बीजे तावे हैं, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते। ये ज्ञानों के द्वारा कहा गया कथन है जो कि यहाँ बड़ी बहू है। तुम्हारा कैसा स्वभाव से बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ये कौन? छोटी बहू किससे कहती है? ज्ञानों से कहती है। हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बड़े बेल को कौन बंथी भूस दे। ये किसकी बात है? लाला सर्वसुख का ये कथन है। तो ये हमारा जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, उसके प्रमुख पात्रों के बारे में आज हमने जाना। इस कथानक का सारांश क्या है वो आज हमने जाना। और कथानक में मुख्य जो कथन है पात्रों के माध्यम से कहे हुए, उनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।